ओके गाइस, मैं अनुज श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके आर्ट पे स्वागत करता हूं। तो छात्रों, पिछले 2 दिन से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया था और इसका वजह ये रहा कि कुछ मैं अपनी निजी दुनिया में बिज़ी हो गया था। बट अभी कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो मिलेंगे। हालांकि मैंने नोटिफिकेशन दिया था और ये नोटिफिकेशन प्लासी के युद्ध के बारे में दिया था। तो प्लासी के युद्ध के बारे में ही आज चर्चा करेंगे। आज इस बात का जिक्र करेंगे कि कैसे अंग्रेज़ बंगाल को अपने कब्जे में लेते हैं और किस प्रकार से व्यापारी बनने के उद्देश्य को लेकर आते हुए आगे चलकर वो शासक बन जाते हैं। तो प्लासी के युद्ध के बारे में जानकारी हमें मिलेगी और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से संबंधित प्रश्न किसी भी प्रकार के स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, अमूमन देखा जाए तो पीसीएस के एग्ज़ाम में तो बिल्कुल इसका क्वेश्चन आते ही रहता है, या फिर हम ये कहें कि एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, डिफेंस का एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आज हम इसी बंगाल विजय पर, इसी प्लासी के युद्ध पर आज हम परिचर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इससे संबंधित वो कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जहाँ से हम क्वेश्चन बना सकते हैं, जहाँ से आने वाले कंपटीशन के लिए हम एक बेहतर प्लेटफॉर्म अपना तैयार कर सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि प्लासी के युद्ध के बारे में तो हम जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले ये प्लासी का युद्ध हुआ क्यों, उसके पीछे के थोड़ा सा बैकग्राउंड को जानेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्लासी के युद्ध के होने के समय कौन कौन प्रकार की स्थितियाँ बनी थी देश के अंदर जिसको लेकर ये युद्ध हुआ था। तो आप अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि केंद्रीय सत्ता पर जब तक मुगलों का शासनकाल रहा तब तक भारत के किसी भी क्षेत्र में कहीं कोई ऐसी आवाज़ नहीं उठी जहां से वो अलग होकर अपना एक अलग पहचान बनाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही भारत की केंद्रीय सत्ता पर मुगल वंश का शासन समाप्त होता है और उस मुगल वंश के बाद उत्तरवर्ती मुगल वंश का शासन शुरू होता है, तो उत्तरवर्ती मुगल वंश के शासक अपने क्षेत्र को समेट नहीं पाते हैं, वे एक कमज़ोर शासक साबित होते हैं और परिणाम ये होता है कि इस उत्तरवर्ती मुगल वंश के शासकों से धीरे धीरे करके राज्य स्वतंत्र होना शुरू कर देते हैं। और इन्हीं राज्यों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य निकल कर आता है बंगाल। अगर मैं बात करूं मुगल राज्यों में सबसे कोई समृद्ध, सबसे कोई संपन्न कोई राज्य था तो वह राज्य था बंगाल। तो सबसे ज़्यादा मुगलों के काल में अगर राज्य अलग हुए थे तो वह शासक थे फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह। फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह के समय में अधिकांश वैसे क्षेत्र जो दशकों से मुगलों के अधीन रहकर कार्य करते आ रहे थे वो भी अलग हो गए और अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुए। और इन्हीं राज्यों में से एक सबसे समृद्धशाली मैं राज्य की आज बात करूंगा जिस पर अधिकार जमाने के लिए अंग्रेजों ने कूटनीति, राजनीति सभी का प्रयोग किया था। तो बंगाल ही नहीं, आइए हम जानते हैं कि फर्रुखसियर के समय में और मोहम्मद शाह के शासनकाल में कौन कौन से राज्य मुगलों के कब्जे से अलग हो गए। इनमें बंगाल था और बंगाल को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित कराता है मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां, आप नाम सुने होंगे निश्चित रूप से। ये बंगाल का सूबेदार एक अलग पहचान बनवाता है, बंगाल की एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करवाता है। उसी तरह से देखें तो अवध को एक अलग राज्य के रूप में पहचान मिलती है शहादत खां के द्वारा। शहादत खां। हैदराबाद, ये भी कभी मुगलों के अधीन था। हैदराबाद को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करता है निजामुल मुल्क। उसी तरह से भरतपुर को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करता है
बदन सिंह, जाटों का नेता बदन सिंह ने एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया भरतपुर को। फिर उसी तरह से अगर बात करें तो एक राज्य आता है कर्नाटक। कर्नाटक भी कभी मुगलों के कब्जे में था, लेकिन कर्नाटक भी अलग हुआ था और इसको एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करता है सदातुल्ला खां। सदातुल्ला खां। कटेहर, कटेहर को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करता है रेहला सरदार। फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद को भी एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करता है मोहम्मद खां। तो ये वो सब राज्य हैं जो मुगलों के अधीन शुरू से ही रहे, लेकिन जब उत्तरवर्ती मुगल वंश के राजाओं का शासन शुरू होता है तो ये शासक इतने कमज़ोर रहे कि ये लोग इतने बड़े क्षेत्र को अपने साथ नहीं बांध सके, और यही कारण था कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्य के रूप में पहचान बनने लगी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य था बंगाल, जिसको एक अलग पहचान दिलवाता है मुर्शिद कुली खां। तो आइए हम जानते हैं मुर्शिद कुली खां के बारे में कि किस तरह इन्होंने बंगाल को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया। यदि हम मुर्शिद कुली खां की बात करें तो मुर्शिद कुली खां का शासन शुरू होता है 1717 में और इनका शासन चलता है 1727 ईस्वी तक। तो ये मुगलों का सूबेदार था जो बंगाल में शासन कर रहा था, लेकिन इसने एक अलग स्वतंत्र शासक के रूप में अपने आप को वहां पर परिभाषित किया। ये पूरी तरह से कोशिश थी कि हम मुगलों को एक छोटा सा नजराना बस केवल पेश करते रहें, उसको हर साल कुछ न कुछ देते रहें, और हम एक अलग रूप में बिल्कुल अलग होकर स्वतंत्र रूप से यहाँ पर राज कर सके। और यही काम करता है मुर्शिद कुली खां। बंगाल को एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने का श्रेय मुर्शिद कुली खां को ही जाता है, जो बंगाल का प्रथम सूबेदार था, स्वतंत्र सूबेदार। इसको हम कहेंगे प्रथम स्वतंत्र सूबेदार। ये बंगाल का बना, और जब ये बंगाल का स्वतंत्र सूबेदार बना तो इसके मन में ये बात ही नहीं थी कि हम एक अलग राजा के तौर पर काम कर रहे हैं या बिल्कुल बंगाल को अलग कर लिए। हम अपने हिसाब से शासन करेंगे और इसके बदले में हम चाहेंगे कि मुगल हमसे केवल हर साल कुछ राजस्व लेते रहे, और यही काम करता है मुर्शिद कुली खां। ये मुगलों को अपना राजा मानता है, इसलिए प्रत्येक साल नजराना भेजते रहता है, रकम भेजते रहता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से वहाँ पर शासन करता है। और इसके शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों को अगर देखा जाए तो इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किया। अगर हम इनके महत्वपूर्ण परिवर्तनों को देखें तो इन्हीं के द्वारा इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की गई। इजारेदारी प्रथा की शुरुआत। अब ये इजारेदारी प्रथा क्या है? तो इजारेदारी प्रथा का मतलब होता है ठेका व्यवस्था, यानी बंगाल में ठेकेदारों के माध्यम से काम कराने की परंपरा को सबसे पहले शुरू करता है मुर्शिद कुली खां। ये एक अपने आप में नए तरीके का प्रयोग था और इस प्रयोग को किया था मुर्शिद कुली खां। अगर इसी के कार्यों को हम और भी आगे देखें तो इसने ही तकाबी ऋण का भी व्यवस्था किया बंगाल में। तकाबी ऋण की शुरुआत भी करने वाला बंगाल का शासक रहा मुर्शिद कुली खां। तकाबी ऋण क्या है? तो बंगाल में कृषकों को कृषि से संबंधित कार्यों को करने के लिए अग्रिम ऋण दिया जाएगा। तो इस प्रकार से उसने अपने बंगाल क्षेत्र को समृद्धशाली करने की कोशिश की और एक अपना पूरी तरह से वर्चस्व बनाने का भी प्रयोग करते रहा।
हालांकि वह नजराने के रूप में मुगलों के पास हर साल नजराना भेजते रहा, राजस्व भेजते रहा, इसलिए मुगलों को भी कोई खास आपत्ति इस पर नहीं रही। लेकिन 1727 में जब मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है तो मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद जो अगला शासक बनता है वह इन्हीं का दामाद बनता है शुजाउद्दीन। ये अगला शासक बनता है शुजाउद्दीन, और शुजाउद्दीन का शासन चलता है 1727 से 1739 ईस्वी तक। ये छोटे शासक के रूप में परिभाषित होते हैं। इनके समय कोई बहुत बड़ी घटना नहीं घटित हुई थी। मुर्शिद कुली खां के ये दामाद थे और ये बंगाल के नवाब बनकर काम करते हैं और ये भी लगातार नजराना मुगलों को भेजते रहते हैं। लेकिन शुजाउद्दीन के बाद जो अगला राजा बनता है वह था सरफराज। ये भी छोटे समय के लिए आया था और सरफराज का कार्यकाल चलता है 1739 से 1740 ईस्वी तक। और सरफराज के शासनकाल में ही बंगाल में उथल पुथल का दौर शुरू होता है, क्योंकि सरफराज जब शासक बना हुआ था तो सरफराज के शासक बनने के बाद 1740 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई थी। और 1740 में जब इसकी हत्या की गई थी तो उस समय स्थिति क्या थी, तो बिहार में एक सूबेदार था, मुगलों का सूबेदार, जिसका नाम था अलीवर्दी खां। तो मुगल सूबेदार अलीवर्दी खां जो बिहार का सूबेदार था, इसने क्या किया कि सरफराज की हत्या कर दी और सरफराज की हत्या करते हुए अलीवर्दी खां ने शासन करना बंगाल में प्रारंभ कर दिया। ये नवाब बन जाता है अलीवर्दी खां और अलीवर्दी खां का शासन चलता है 1740 ईस्वी से 1756 ईस्वी तक। ये अलीवर्दी खां का शासन रहा। तो ये सरफराज की हत्या करके बंगाल का नवाब बना था। इसको इस बात का पता था कि हमने मुगलों से दुश्मनी कर ली है, मुगलों के द्वारा मैं बंगाल का सूबेदार नहीं बनाया गया हूं, इसलिए मुगल कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। अतः उसने अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा सा एक अलग प्रकार का तरीका अपनाया और इसने क्या किया, शासक बनने के बाद सबसे पहले 2 करोड़ का नजराना मुगलों के पास भेज दिया। ये 2 करोड़ का नजराना भेज देता है मुगलों के पास। तो मुगलों को दूसरा चाहिए था कुछ नहीं, क्योंकि क्षेत्र उनका अलग अलग था और क्षेत्र अलग इसलिए था कि उस समय केंद्रीय सत्ता मुगलों का चल रहा था दिल्ली से, और बंगाल बिल्कुल भारत के नक्शे को देखिएगा तो पूरब साइड में है, तो वहाँ से शासन करने में इनको परेशानी हो रही थी। यही कारण था कि उत्तरवर्ती मुगल काल के जो राजा रहे वो अपने क्षेत्रों को एक साथ समेट नहीं पाए और इसी वजह से 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर के द्वारा इस बंगाल को अंग्रेज़ों को दिया गया था कि आप इस बंगाल में कुछ हद तक कुछ नियमों के साथ व्यापार कर सकते हैं। तो व्यापार करने की उनको छूट फर्रुखसियर दे देता है कि आप कुछ शर्तों के आधार पर बिहार में भी कर सकते हैं, ओडिशा में भी कर सकते हैं और बंगाल में भी कर सकते हैं। तो ये स्थिति फर्रुखसियर के द्वारा दिया गया था। लेकिन दूसरी तरफ देखिए स्थिति क्या थी कि मुर्शिद कुली खां जब पहला शासक था, ये स्वतंत्र शासक, तो ये मुगलों को राजा भी मानता था और मुगलों को नजराना भी भेजता था। तो एक तरफ से ये स्वतंत्र शासक के तौर पर काम कर रहा है लेकिन नजराना भेज रहा है, और इधर जो है अंग्रेज़ों को भी अधिकार दिया गया कि आप बंगाल में व्यापार भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये बहुत बड़ी जद्दोजहद वाली स्थिति बन गई थी कि वास्तविकता से किस प्रकार से निपटा जाए। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, 2 करोड़ का नजराना भेज देता है और 2 करोड़ का नजराना जैसे मुगलों के पास भेजा जाता है, मुगल इसको अधिकार दे देते हैं कि आप बंगाल के सूबेदार बनकर काम कर सकते हैं। तो इस तरह से अलीवर्दी खां बंगाल का सूबेदार बनकर काम करना शुरू कर देता है। अभी इस अलीवर्दी खां के बारे में अगर बात करें तो इस अलीवर्दी खां ने ही यूरोपियन कंपनियों के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था। यूरोपियन कंपनी के बारे में स्टेटमेंट क्या देता है, तो यूरोपियन कंपनियों के बारे में स्टेटमेंट ये दिया था कि यूरोपियन कंपनी मधुमक्खी की छत्ते की तरह है, अगर इनको छेड़ा न जाए तो ये शहद देते हैं और यदि इनको छेड़ा जाए तो ये काट काट कर मार डालते हैं।
तो इन्होंने यूरोपियन कंपनियों को मधुमक्खी के छत्ते से तुलना किया था, और यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है कि यूरोपियन कंपनियों को मधुमक्खी के छत्ते से तुलना किसने किया था? अलीवर्दी खां ने। तो ये शासक बना था सरफराज को मारकर, और सरफराज को मारकर जब ये शासक बना तो एक तरफ से इसने पहले तो 2 करोड़ रुपया भेज दिया, लेकिन 2 करोड़ रुपया भेजने के बाद मुगलों को यह विश्वास हो गया कि अब हर साल 2 करोड़ का नजराना हमारे पास आएगा, आएगा ही आएगा। अलीवर्दी खां निकला चालाक, शासक बनने के लिए शुरू में तो इसने 2 करोड़ का नजराना भेज दिया, लेकिन उसके बाद इसने नजराना भेजना बंद कर दिया, एक बार भी नहीं भेजा। और इसी का परिणाम था कि अलीवर्दी खां के शासन से मुगल खुश नहीं थे, क्योंकि इन्होंने नजराना भेजना बंद कर दिया। और इधर देखिए क्या होता है, मैंने अभी भी बताया कि फर्रुखसियर मुर्शिद कुली खां के शासक रहते समय ही अंग्रेज़ों को यह अधिकार दे देता है कि आप बंगाल में कुछ शर्तों के साथ व्यापार कर सकते हैं। और इस अलीवर्दी खां को लगा कि मैं बंगाल का नवाब तो बन चुका हूँ, मैं भी 2 करोड़ का नजराना मुगलों के पास भेज दिया हूँ, आगे मुझे अब नहीं भेजना है। लेकिन ये अंग्रेज़ जो हैं, यूरोपियन जो कंपनी है, जो हमारे क्षेत्र में लगातार जो है वृद्धि करने के प्रयास कर रहे हैं, अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इन्हें हमको किसी भी हालत में रोकना है। अंग्रेज़ों की गतिविधियों पर भी नज़र बनाए हुए था, और साथ ही साथ एक तरफ वह मुगलों को भी देख रहा था। तो जब ये आगे चलकर नजराना नहीं भेजता है तो देखिए अब यहाँ पर क्या होता है। 1756 ईस्वी तक आते आते बंगाल का बहुत अधिक विकास हो गया, चूंकि इसने 1 रुपया भी टैक्स मुगलों को आगे चलकर नहीं दिया। शुरुआत में दिया, उसके बाद एक बार भी नहीं दिया। परिणाम ये हुआ कि जो भी राजस्व के द्वारा इनकम होता था वह सारा इनकम बंगाल में ही रह जाता था, और बंगाल की तरक्की में उसने वो सारे पैसे लगाने शुरू किए। इस तरह से बंगाल तेज़ी में विकास करने लगा, और इतना विकास करने लगा कि अलीवर्दी खां के शासनकाल को बंगाल का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये स्वर्ण युग कहा जाता है। तो काफ़ी अधिक तरक्की किया, लेकिन 1756 में जैसे ही अलीवर्दी खां की मृत्यु होती है उसके बाद बंगाल में संघर्ष शुरू हो जाता है। और संघर्ष क्या शुरू होता है? तो संघर्ष यही शुरू होता है कि अलीवर्दी खां की विरासत को संभाले कौन। कारण ये था कि अलीवर्दी खां को एक भी पुत्र नहीं था, केवल उनकी 3 बेटियां थी। जो 3 बेटियां थी अलीवर्दी खां की, उसमें पहली बेटी की शादी इन्होंने ढाका में की थी। ढाका वाली जो इनकी लड़की थी घसीटी बेगम, ढाका में एक लड़की की शादी, एक लड़की की शादी इन्होंने पूर्णिया में की थी, और एक लड़की की शादी इन्होंने पटना में की थी। तो यही इनकी 3 लड़कियां थी, पुत्र नहीं था। अगला नवाब बंगाल का बने कौन? क्या होता है कि जैसे ही अलीवर्दी खां की मृत्यु होती है, जो इनकी पटना वाली जो लड़की थी उसका पुत्र, जिसका नाम था सिराजुद्दौला, नाम सुने होंगे आप लोग, सिराजुद्दौला, ये अपने आप को बंगाल का नया नवाब घोषित कर देता है। लेकिन निश्चित है कि जब ये नवाब घोषित करेगा तो यहाँ पर संघर्ष तो होगा ही होगा, क्योंकि सिराजुद्दौला की 2 मौसी जो ढाका और पूर्णिया में है, और इनके जो लड़के होंगे वो भी चाहते होंगे कि हम भी बंगाल के नवाब बने। तो कहीं ना कहीं इन 2 मौसियों के लड़के भी बंगाल का नवाब बनना चाहते थे, और इधर सिराजुद्दौला अपने आप को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। परिणाम ये हुआ कि ये दोनों ही इनकी मौसी इनसे नाराज हो गई। और यही नहीं, हम ये भी कह सकते हैं कि चूंकि ये उस समय पटना में था और ये घटना बंगाल का है जहाँ पर अलीवर्दी खां की मृत्यु होती है, तो बंगाल के दरबारी वगैरह भी नहीं चाहते थे सिराजुद्दौला जो हैं राजा बने, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बने, क्योंकि कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बातों को पहले से ही जान लिया था। तो इस तरह से सिराजुद्दौला नवाब तो बन जाता है, लेकिन सिराजुद्दौला का नवाब बनने के बाद रास्ता इतना आसान नहीं था जैसा दिख रहा था। कांटों भरा ताज था यह। सम्राट तो बन जाते हैं, नवाब बन जाते हैं, लेकिन नवाब बनने के बाद शासन इनका बहुत लंबे समय तक नहीं जाता है। सिराजुद्दौला
का शासन रहता है मात्र 1756 से 1757 ईस्वी तक। इस बीच क्या हुआ देखिए, सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बनता है तो सबसे पहले वह यूरोपियन लोगों पर कंट्रोलिंग करने का प्रयास करता है। वो जानता था कि यूरोपियन कंपनी बंगाल में किलेबंदी करते जा रही है, अपनी शक्तियों को बढ़ाती जा रही है और मुझे किसी भी हालत में इनकी बढ़ती हुई शक्ति को रोकना है। इसीलिए शासक बनने के बाद सिराजुद्दौला सबसे पहले यह संदेश भेजता है यूरोपियन कंपनियों में, फ्रांस और इंग्लैंड को, कि आप लोग जो अपना किला यहाँ पर बना रहे हैं उस किले के निर्माण कार्य को रोकें, अर्थात अपनी कंपनी के लिए किलाबंदी जो करने जा रहे हैं उसको आपको रोकना पड़ेगा। तो इसके इस आदेश के बाद फ्रांसीसी लोग तो मान गए, लेकिन अंग्रेज मानने को तैयार नहीं थे। उस समय अंग्रेज बंगाल में फोर्ट विलियम किला का निर्माण कर रहे थे और सिराजुद्दौला उनसे भी कहा कि आप इस किले का निर्माण कार्य रोक दीजिए, लेकिन अंग्रेज मानने को तैयार नहीं हुए। वस्तुतः सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों के इस क्षेत्र पर हमला कर दिया और न सिर्फ हमला किया बल्कि अंग्रेज़ों को बुरी तरह से पराजित भी कर देता है। जब ये पराजित करता है तो इसका समाचार पहुंचता है अंग्रेज़ों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव को, जो उस समय मद्रास में बैठा हुआ था। तो उसको जैसे ही मालूम चलता है कि सिराजुद्दौला ने हमारे किले वाले क्षेत्र पर हमला किया है और उसको छीनकर अपने क्षेत्र में आ लिया है, तो तुरंत वहां से सेनाओं को भेजता है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में कि आप जाइए और जाकर वहां पर स्थिति की समीक्षा कीजिए कि वहां की स्थिति क्या है। तो कहीं ना कहीं रॉबर्ट क्लाइव उसी समय से नाराज हो जाता है, सिराजुद्दौला के व्यवहार से उसको काफ़ी दुख पहुंचता है। लेकिन इस युद्ध के बाद सिराजुद्दौला के द्वारा अंग्रेज़ों के साथ एक संधि की जाती है, जिस संधि को हम कहते हैं अलीनगर की संधि। ये अलीनगर की संधि होता है 1756 में अंग्रेज़ों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और साथ ही साथ सिराजुद्दौला के बीच। तो इसमें इस संधि में यही बातें तय की गई कि दोनों अपने अपने क्षेत्रों में काम करेंगे, कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये तो समझौता हो जाता है, बट अंग्रेज इस समझौते को मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि मन ही मन उसे इस बात को तो लग ही रहा था कि सिराजुद्दौला ने हमारे किले वाले क्षेत्र को जीत लिया है। इसलिए अंग्रेज सिराजुद्दौला से बदला लेना चाहते थे, लेकिन सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, इतना कमज़ोर भी नहीं था। तो परिणाम देखिए क्या होता है, अंग्रेज़ों ने यहाँ पर कूटनीति का सहारा लिया सिराजुद्दौला को हराने के लिए। और सबसे पहले कूटनीति बनकर क्या आती है, तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में एक घटना बहुत ही प्रमुखता के साथ आगे निकलती है, ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल जिसको हम कहते हैं काल कोठरी। तो इन्हीं के शासनकाल में काल कोठरी की घटना घटित होती है। तो ये क्या है काल कोठरी की घटना? उल्लेख मिलता है कि सिराजुद्दौला 146 अंग्रेज़ों को 14x18 के साइज वाले रूम में ले जाकर बंद कर देता है और अगले सुबह उस कमरे के दरवाजे को खोलने का आदेश देता है। जब अगले दिन कमरे के दरवाजे को खोला जाता है तो उस 146 में से मात्र 23 जिंदा अंग्रेज बचते हैं, बाकी सब के सब की दम घुटने से उसमें मौत हो गई थी। तो इस घटना को प्रमुखता से उकारा था उस समय का एक अंग्रेज हॉलवेल, जो कि इन्हीं 23 अंग्रेजों में से एक जिंदा अंग्रेज था। तो सवाल उठता है कि जो ये घटना को वर्णित किया वह घटना एक प्रायोजित घटना था या उस घटना को साजिश के तहत लाया गया ताकि सिराजुद्दौला के ऊपर इस घटना का दबाव बनाकर युद्ध किया जा सके। तो पूर्णतः जो है इस घटना की सच्चाई के बारे में बात नहीं किया सकता है, इस घटना की क्या वास्तविकता रही है, ये घटना रियल में हुआ था या इस घटना को बनाया गया था, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इतना ज़रूर था कि इस घटना के बाद सिराजुद्दौला के ऊपर दबाव बढ़ा दिया गया और उसी का परिणाम था कि इसी घटना को तत्कालिक कारण मानते हुए अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला के साथ एक युद्ध लड़ा, जिस युद्ध को इतिहास में प्लासी का युद्ध कहा जाता है। तो आइए देखते हैं प्लासी के युद्ध की अगर बात करें तो प्लासी का युद्ध
ये युद्ध हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच यह युद्ध होता है। अब देखिए होता क्या है। रॉबर्ट क्लाइव इस युद्ध को कूटनीति के साथ जीतना चाहता है। उसे पता है कि नवाब है, इसके पास भी शक्ति है, तो इसकी शक्तियों से अगर हम डायरेक्ट टकराते हैं तो उसमें हो सकता है कि हमें भी कहीं हार का सामना करना पड़ जाए। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव सबसे पहले उस परिस्थिति को वास करता है जहां से सिराजुद्दौला को फंसाया जा सके, और इसके लिए सिराजुद्दौला के विरोधियों को सबसे पहले अपने पक्ष में करता है। और मैं अभी कुछ देर पहले बताया कि जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था तो उस समय उनकी मौसियों के बीच में ही झगड़ा बढ़ गया था नवाब बनने को लेकर। तो जो सिराजुद्दौला के नवाब बनने के समय दुखी थे, उन सारे लोगों को एक एक करके अपने पक्ष में मिलाता है रॉबर्ट क्लाइव। किसको किसको? तो सबसे पहले वह मिलाता है सिराजुद्दौला के दामाद मिर्जाफर को। मिर्जाफर को, ये सिराजुद्दौला का दामाद था। इसके बाद एक और व्यक्ति का नाम आता है राय दुर्लभ, जो कि सिराजुद्दौला के दीवान थे। उसी प्रकार से इनकी मौसी, सिराजुद्दौला की मौसी थी घसीटी बेगम, ढाका वाली मौसी। ये जो हैं ये भी रॉबर्ट क्लाइव के पक्ष में मिल जाती हैं। जगत सेठ एक बहुत बड़ा बैंकर था उस समय, बहुत धनाढ्य व्यक्ति था। यह भी सिराजुद्दौला के खिलाफ होता है और यह भी रॉबर्ट क्लाइव का साथ देता है। उसी तरह से एक और व्यक्ति अमीन चंद, यह उस समय बहुत बड़े बंगाल में व्यापारी थे, यह बैंकर्स थे। तो जो लोग सिराजुद्दौला के विरोधी थे उन सबको एक साथ अपने पक्ष में मिलाता है रॉबर्ट क्लाइव, और तब इन लोगों के धोखा के कारण सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में 23 जून 1757 को, जो बंगाल के नदिया जिला में हुआ था, इस प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार होती है, अंग्रेजों की यहाँ पर जीत होती है। और इस जीत का मुख्य कारण बना था सिराजुद्दौला के सभी वो अपने करीबी जो रॉबर्ट क्लाइव से जाकर मिलते हैं, युद्ध में उन्हें धोखा देते हैं, और इस धोखाधड़ी के चलते ही प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला हार जाता है। तो यह भी अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछे कि प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। यह युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। प्लासी जो है कहाँ पर हैं? तो प्लासी बंगाल में है। वर्तमान में अगर देखिएगा तो यह नदिया जिले में पड़ता है। तो यहाँ पर लड़ाई हुई, और इस लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव को जब जीत मिलती है, अंग्रेज़ों को जब जीत मिलती है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि अंग्रेज़ों के लिए निकलकर सामने आती है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद अंग्रेज़ों का भारत पर शासन करने का एक प्रकार से नींव तैयार हो गया। यहाँ से वो मजबूती के साथ बंगाल पर अपना अधिकार कर लेते हैं। अब देखिए क्या होता है। चूंकि रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज़ों का इन लोगों ने साथ दिया था, इसमें सबसे बड़ा नाम उभर कर आता है मिर्जाफर का, जो सिराजुद्दौला के दामाद थे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, सिराजुद्दौला को पराजित करने के बाद मिर्जाफर को बंगाल का अगला नवाब बना दिया, और इस उद्देश्य से बनाया गया कि चूंकि हमारे रहमो करम पर मिर्जाफर बंगाल के नवाब बन रहे हैं, तो हम जो चाहेंगे उस हिसाब से मिर्जाफर कार्य करेंगे। तो मिर्जाफर नवाब बनता है 1757 में, और इनका शासनकाल चलता है 1760 ईस्वी तक। 1757 से 1760। लेकिन ये शासक के तौर पर बहुत ही अयोग्य व्यक्ति थे।
बंगाल के अंदर होने वाली वैसी घटना जिन घटनाओं से अंग्रेजों को नुकसान हो सकता था, उन घटनाओं को भी रोकने में असमर्थ थे। इनके पास राजनीति का कोई ज्ञान नहीं था, या हम ये भी कह सकते हैं कि अनुभव की इनके पास कमी थी। इसी का परिणाम हुआ कि अंग्रेज़ों को लगा कि अगर ये ज़्यादा दिन तक बंगाल के नवाब बनकर रहेंगे तो उससे हम ही लोगों को घाटा होगा। अतः अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को हटाया और मीर जाफ़र के ही दामाद मीर कासिम को अगला नवाब बना दिया। तो ये मीर कासिम नवाब बनता है 1760 में और इनका शासन चलता है 1765 ईस्वी तक। मीर कासिम बंगाल का अगला नवाब बन जाता है, अंग्रेज़ों की दया पर बनता है मीर जाफ़र को हटाकर। तो अंग्रेज़ों को इस बात को पहले से ही अंदाज़ा था कि मेरे द्वारा अगर ये नवाब बनाए जा रहे हैं तो हम लोग जो बंगाल में कहेंगे कार्य करने के लिए वही मीर कासिम करेंगे, यानी हम लोगों की कठपुतली बनकर वह शासन करेंगे। बट मीर कासिम निकला बहुत ही चालाक आदमी। वही बोला कि बस एक बार तू बना कर तो देख ले, उसके बाद तो मैं दिखाई देता हूँ कि नवाबी होता क्या है। और जैसे ही मीर कासिम को नवाब अंग्रेज़ों ने बनाया तो नवाब बनने के बाद देखिए क्या क्या फरमान जारी करता है मीर कासिम। सबसे पहले फरमान देता है कि अंग्रेज़ों को किसी प्रकार का राजस्व बंगाल में नहीं दिया जाएगा। अजीबोगरीब स्थिति कर दिया। जिसने बंगाल का नवाब बनाया उसी के लिए पहला फरमान क्या जारी किया कि अंग्रेज़ों को किसी प्रकार का लगान नहीं दिया जाएगा। दूसरा फरमान क्या जारी करता है, तो दूसरा फरमान जारी करता है कि शासन पर किसी प्रकार की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीर कासिम जो चाहेगा बंगाल में वही करेगा, आपके कहे अनुसार मीर कासिम कार्य नहीं करेगा। अंग्रेज सकित में पड़ गए, ये क्या हो गया, मैंने बनाया अपने फायदे के लिए और ये तो बनते बनते कुछ और रूप दिखा दिया। तो मीर कासिम अंग्रेज़ों के लिए अब बन जाता है सिरदर्द। उसके बाद देखिए क्या करता है, राजधानी परिवर्तित करता है मीर कासिम और राजधानी परिवर्तित करके कर देता है मुर्शिदाबाद से मुंगेर। मुर्शिदाबाद से मुंगेर। वैसे मैं बता दूं कि मुर्शिदाबाद से भी पहले राजधानी ढाका था और ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी को चेंज करने वाला था मुर्शिद कुली खां। तो मुर्शिद कुली खां ने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किया था और अब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया। अब देखिए इनके शासनकाल में क्या घटना घटित हो रही है। मीर कासिम इस बात को समझ गया था कि अगर मैं अंग्रेज़ों के खिलाफ कार्य कर रहा हूं तो अंग्रेज़ हमारे दुश्मन होंगे ही होंगे। और अंग्रेज़ भी इस बात को अब जान गए थे कि मीर कासिम को बनाकर हम लोगों ने नवाब बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो अंग्रेज़ भी मन ही मन चाहते थे कि कैसे हम मीर कासिम को नवाब पद से हटा दें। और इधर मीर कासिम भी समझ गया कि अंग्रेज़ कभी भी हमको हटा सकते हैं, कभी भी हम प्रवार कर सकते हैं। तो ये मीर कासिम भी अलग अलग राजाओं से अपनी सहायता मांगना शुरू कर दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है। सबसे पहले मीर कासिम पटना कांड को लेकर थोड़ा सा चर्चा में आता है। और पटना कांड को लेकर चर्चा में क्या आता है, तो वहाँ पर एक अंग्रेज़ अधिकारी था एलिस। वह मीर कासिम के द्वारा पटना में किए जा रहे कुछ वैसे कार्य जो अंग्रेज़ों के फेवर में सही नहीं जा रहा था, उसका वो विरोध करने के लिए उन जगहों पर छापेमारी करता है। और जैसे ही इस बात का पता चलता है मीर कासिम को, तो मीर कासिम एलिस को ही मार देता है। अब यहाँ से अंग्रेज़ और आग बबूला हो जाते हैं मीर कासिम से, और मीर कासिम से वो बदला लेने का प्रयास करते हैं। और इसी के लिए मीर कासिम के साथ अंग्रेज़ों ने एक युद्ध लड़ा था, जिस युद्ध को हम कहते हैं बक्सर का युद्ध। लेकिन बक्सर का युद्ध जब हुआ तो उससे पहले मीर कासिम भी पूरी तरह से तैयार हो गया था कि अंग्रेज़ों का हमला कभी भी हमारे पर हो जाएगा, चूँकि हम अंग्रेज़ों के विरोध में काम कर रहे हैं। तो मीर कासिम जब ये लड़ाई लड़ता है बक्सर का युद्ध, बक्सर जो बिहार में है, ये बक्सर का युद्ध हुआ था
22 अक्टूबर 1764 को। तो 22 अक्टूबर 1764 को जब बक्सर का युद्ध होता है तो एक तरफ तो अंग्रेजों का सेनापति हैं हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो ये हैं अंग्रेज सेनापति, और दूसरी तरफ है बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब मीर कासिम, और इस मीर कासिम का साथ दे रहे हैं अवध के नवाब शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला, और दिल्ली के मुगल सम्राट, दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। तो एक तरफ अंग्रेज थे और एक तरफ मीर कासिम के साथ तीन बड़े बड़े राजा, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। तो याद रखिएगा, जब भी एक क्वेश्चन पूछा जाए कि बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो हम बताएंगे अंग्रेजों के बीच और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच। एक व्यक्ति को लेकर कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि इस युद्ध में तीन राजाओं ने एक साथ युद्ध लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ, और परिणाम निकल कर के आता है कि तीन राजाओं के मिलने के बावजूद भी इस युद्ध में अंग्रेज ही विजयी होते हैं, तीनों राजाओं की एक साथ हार हो जाती है। और यही वो युद्ध था जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया। जहां प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को जब जीत मिली तो उससे उनका बंगाल पर अधिकार हो गया, लेकिन जैसे ही बक्सर के युद्ध को अंग्रेज जीतते हैं, संपूर्ण भारत पर हम कहेंगे अंग्रेजों का अधिकार हुआ। और यही नहीं, इस मजबूत नींव पर एक बहुत ही विशाल इमारत तैयार हो गई। इस तरह से कहा जाता है कि प्लासी के युद्ध ने जहां अंग्रेजों को भारत में एक नए मार्ग को दे दिया, तो बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों को भारत का वास्तविक शासक बना दिया। और परिणाम यही होते गया कि 1803 आते आते संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। तो दो तरह से क्वेश्चन को याद रखिएगा, भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव किस युद्ध के बाद पड़ी? प्लासी के युद्ध के बाद। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि भारत में अंग्रेजी सत्ता की वास्तविक नींव कब से पड़ गई? बक्सर के युद्ध के बाद। कारण क्या रहा? वास्तविक नींव इसलिए कहेंगे क्योंकि अब कोई ऐसा था ही नहीं जो अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो सके। एक साथ तीन बड़े राजा, केंद्रीय स्तर पर जो राजा थे दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, वो भी इसमें पराजित हो गए थे। बंगाल के नवाब मीर कासिम भी हार गए थे और अवध के नवाब शुजाउद्दौला की भी हार हो गई। जब बक्सर का युद्ध समाप्त होता है तो बक्सर के युद्ध के बाद यही अंग्रेज मुगलों के साथ एक संधि करते हैं, जिस संधि को हम कहते हैं इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि हुआ और ये इलाहाबाद की संधि होता है 12 अगस्त 1765 को। कौन सी बातें थी? तो इलाहाबाद की संधि हुआ था किनके बीच? अंग्रेजों एवं मुगल के बीच। अंग्रेजों के साथ हुआ था, मुगलों का एक संधि था ये। तो इस संधि में क्या हुआ था? तो सबसे पहले ये तय कर दिया गया मुगलों के द्वारा कि बिहार, बंगाल और बिहार बंगाल के साथ साथ ओडिशा, इन तीनों राज्यों को पूर्ण रूप से अधिकार अंग्रेजों को मिल जाएगा। हालांकि मैंने इसके पहले बताया कि 1717 में फर्रुखसियर कुछ शर्तों के साथ बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अंग्रेजों को व्यापार करने की छूट दिया था कि आप व्यापार करें, लेकिन यहां पर इनका पूर्ण अधिकार बन जाता है। इस संधि के बाद यह तय हो गया कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा का ये तीनों क्षेत्र पूर्ण रूप से किसके पास? अंग्रेजों के पास। इसी इलाहाबाद की संधि में जो एक और प्रोसेस किया गया वह क्या था? तो अवध के अधीन जो इलाहाबाद और कड़ा, ये दो क्षेत्र, इलाहाबाद और कड़ा का जो क्षेत्र होगा वो अवध से छीनकर यह सौंप दिया जाएगा किनको?
मुगलों को। यह तय किया गया। इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र किसके पास रहेगा? मुगलों के पास रहेगा। और ये मुगलों के जो अब राजा आगे बनेंगे शाह आलम द्वितीय के बाद, उनको प्रत्येक साल 26 लाख रुपया पेंशन दिया जाएगा। तो 26 लाख रुपया पेंशन तय कर दिया गया। ये तीनों की तीनों बातें हुई थी इलाहाबाद की संधि में, जो इलाहाबाद की संधि हुआ था 12 अगस्त 1765 को। ये ज़्यादा बार पूछा गया है। हालांकि ये प्रथम संधि थी। एक और संधि अंग्रेजों ने किया था इस समय के ठीक 4 दिन बाद, यानी 16 अगस्त को द्वितीय इलाहाबाद की संधि हुआ था। और इस द्वितीय इलाहाबाद की संधि से संबंधित कोई विशेष क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा एक बात जान लीजिए कि द्वितीय जब इलाहाबाद की संधि हुआ तो यह संधि हुआ था अंग्रेजों और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच। और इस संधि में अंग्रेजों ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया कि बक्सर के युद्ध के सारी स्थितियों को आपने ही उत्पन्न किया था और आप ही के चलते अंग्रेजों को इतना बड़ा युद्ध लड़ना पड़ा। इस युद्ध के जिम्मेवार आप हैं और इसके लिए आपको दंड दिया जा रहा है। और दंड यही होगा कि आपको इन अंग्रेजों को 50 लाख रुपया हर्जाने के तौर पर देना पड़ेगा। तो ये इलाहाबाद की दूसरी संधि में अंग्रेजों ने तय किया था। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो भारत में प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध एक निर्णायक स्थिति को साबित करते हैं अंग्रेज़ों के लिए। और इस निर्णायक स्थिति से ही भारत पूरी तरह से अंग्रेज़ों का गुलाम बन गया था। अब इन अंग्रेज़ों को भारत से बाहर कैसे निकाला जाएगा, इसको लेकर आगे मेरा वीडियो आएगा। लेकिन आज हम यहीं आपसे विदा लेना चाहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।